तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024। 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चंस, टोटल 50 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, 1250 क्वेश्चंस हैं और इसमें जितने भी सभी शिफ्ट हैं सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसके लिए रहेगा, तो सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल मेंस के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, अच्छा एक मिनट, जो जितने सारे प्रोजेक्ट टाइगर हैं किस समिति द्वारा संचालित या प्रबंधित किए जाते हैं, तो याद रखना है एनटीसीए के द्वारा संचालित होते हैं जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर हैं। तो याद रखना है एनटीसीए के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है, समिति द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप बताइए। सबको पता है कि स्टालिन हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये कौन सी पार्टी के हैं, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। कौन से पार्टी, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से पार्टी के हैं स्टालिन, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी भारत के एक राजनीतिक दल है, ठीक है, जिसका तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर एक प्रभाव है। इसका संस्थापक, पूछ देगा संस्थापक कौन है, तो CN अन्नादुरई। कौन है, CN अन्नादुरई, याद रखना। इसका संस्थापक कौन है, CN अन्नादुरई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन है, तो ये तो सबको पता होगा, ये इजी क्वेश्चन आया था। तो नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। अब देखते हैं, जो नील दर्पण है, द मिरर ऑफ इंडिगो, इसको क्या बोलते हैं, द मिरर ऑफ इंडिगो, एक बंगाली नाटक है। एक क्या नाटक है, एक बंगाली नाटक है, जिसे 1858 से लेकर 1859 में दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील दर्पण नील विदर्भ से संबंधित है, जिसे बंगाल में फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, उसको रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन, असमानुत अभिक्रियाएं, ये सब अलग अलग प्रकार के रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं, किस वर्ष प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये तो सबके पता होगा कि भारत रत्न लता मंगेशकर को कब मिला था, तो ये 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में मिला था। देखिए, लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और अक्सर एक सक्रिय गीतकार थी, ठीक है। लता मंगेशकर क्या थी, एक गायिका भी थी, एक गीतकार भी थी। उन्हें भारत में सबसे अच्छे और सबसे महत्वपूर्ण गायक के रूप में माना जाता है। लता मंगेशकर को सबसे महत्वपूर्ण गायक के रूप में माना जाता है, और उन्हें भारत के नाइटिंगेल और सहस्त्रविद के स्वर जैसे सम्मानिक नाम प्राप्त हुए हैं। भारत के नाइटिंगेल भी बोला जाता है, ठीक है उन्हें। अन्य भाषाओं के अलावा वह अंग्रेजी, इंडोनेशियाई, रूसी, डच, नेपाली और स्वाहिली में भी धारा प्रवाह थी, उसमें भी फ्लुएंट बोलते थे अन्य भाषाओं के अलावा, ठीक है। अपने करियर के दौरान उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। पहली बात तो 2001 में भारत रत्न मिला है, और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये तो CGL में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर को कब मिला था, तो 1989 में मिला था।
अब देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिससे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? महेंद्र वर्मन किस राजवंश से संबंधित था जिससे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पल्लव वंश के थे, ठीक है, संबंधित। पल्लव वंश से संबंधित है महेंद्र वर्मन, और इन पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हीं को हराया था, ये याद रखना। देखिए पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है, याद रखना। पुल्लर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच में पुल्लुर और पोलीहुल्लुर, उसी को बोलते हैं शहर, लगभग 618 से 19 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो पुल्लुर की जो लड़ाई हुई थी, चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच में हुआ था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब हुआ था? तो 618 से लेकर 619 के बीच में। और जो महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव राजा थे, ठीक है, जिसने 7वीं सदी की शुरुआत में भारत में वर्तमान आंध्र क्षेत्र के दक्षिणी भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी भाग पर शासन किया था। अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में समझ लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय बतापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ। तो जो पुलकेशिन द्वितीय बतापी के चालुक्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, उन्हीं के जो शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल जो 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखना, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है, ठीक है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? जो आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, आर्टिकल 124। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? जो आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1969 से 1966 के जो बीच में जो स्थगित हुआ था उसी का योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। योजना अवकाश 1966 से 1969 को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। वो ब्रिटिश न्यायाधीश कौन था? वो किंगफोर्ड था, किंगफोर्ड। इसी को खुदीराम बोस ने हत्या की कोशिश की थी, ठीक है। तो खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी की सज़ा मिल गया था। उसका नाम क्या था? किंगफोर्ड। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड था की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। किंगफोर्ड याद रखना, खुदीराम बोस, किंगफोर्ड। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए शुरू की गई है। तो जो देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए शुरू किया गया था? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। हम हर क्वेश्चन को 2 बार बोल रहे हैं, 2 बार बोलने से क्या होगा कि ये दिमाग में बैठ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। ब्राही और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। तो इनमें से कौन सा जो है ब्राही और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की है जो पहले शिलालेख के लिए उपयोगी की जाती थी, वो जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राही और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी, जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद है? तो जो सबको पता लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल मिलते हैं। किसमें? लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल मिलते हैं। फॉर्मिक अम्ल मौजूद हैं लाल चींटियों में। ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है भारत का जो चुनाव है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें लोकसभा शामिल होते हैं, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल का निचला सदन, जिसको निर्वाचित सदस्य कहने का मतलब क्या है कि जो राज्य विधानमंडल का जो निचला सदस्य होता है वो। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन सा शामिल है राष्ट्रपति वाला में? तो इसमें लोकसभा भी शामिल होते हैं, इसमें लोकसभा होते हैं प्लस राज्यसभा होते हैं, ठीक है, प्लस प्रत्येक राज्य की विधानसभा होते हैं, याद रखना। हाँ, ये अभी बताया था, इसका आंसर कौन सा होगा? तो अभी हम बोलें कि भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन सा शामिल है? तो पहला लोकसभा तो शामिल रहेगा, फिर उसके बाद राज्यसभा भी शामिल रहेगा, और राष्ट्रपति में प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसको हम बोल सकते हैं कि राज्य विधान मंडल का जो निचला सदन है उसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में जाना जाता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाली कोई विदेशी इकाई, भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाले कोई विदेशी इकाई को हम प्रत्यक्ष निवेश के रूप में चुन सकते हैं या समझा जा सकता है। जो प्रत्यक्ष निवेश के रूप में किसे समझा जा सकता है? तो भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी इकाई, तो उसको हम प्रत्यक्ष विदेश बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष निवेश बोल सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष निवेश क्या हो गया? भारत में शैक्षिक संस्था स्थापित करने वाला कोई विदेशी कंपनी। दो बार रिपीट बार बार कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो। देखिए यहाँ पे समझिए, काली मिट्टी जो मुख्य रूप से भारत के दक्कन लावा पथ में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाता है? भारत के दक्कन लावा पथ में पाई जाती है। दक्कन के लावा पठार और मालवा के पठार पर जहाँ मध्यम वर्षा और नीचे के बेसाल्टिक चट्टान जहाँ काली मिट्टी जो जाल लावा के व्युत्पन्न है, ठीक है। ज़्यादातर जो काली मिट्टी है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी में मिट्टी का प्रतिशत अधिक होता है, ये याद रखना। काली मिट्टी में जो मिट्टी का प्रतिशत होता है सबसे अधिक होता है, जिसमें शुष्क मौसम में बड़ी दरारें बन जाती है, शुष्क मौसम में बड़ी दरारें बन जाती है, ठीक है। फिर भी उनकी लौह युक्त दानेदार संरचना हवा और पानी के कटाव को रोकती है, ये याद रखना है। हाँ, भारत में जो दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो अभी बताए हैं, लावा पथ में, भारत के दक्कन में लावा पथ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, ये याद रखना, काली मिट्टी पाया जाता है। अभी ये बताए हैं भारत के दक्कन के लावा पथ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो कादरी गोपाल नाथ थे, ठीक है, कादरी गोपाल नाथ थे, उनका संबंध, अरे एक मिनट, हाँ एक मिनट, लठमार होली, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना और नंदगांव में। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना और नंदगांव में, ठीक है। और जो लठमार होली है हिंदू त्यौहार है, ठीक है, हिंदू त्यौहार होली मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। वाराणसी कहाँ बसा हुआ है?
उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अयोध्या में लोकप्रिय त्यौहार रामलीला, श्रावण एवं झूला मेला यहाँ पे प्राचीन महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वारिका गुजरात का एक प्राचीन शहर है। द्वारिका में लोकप्रिय त्यौहार जन्माष्टमी, मगसर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, द्वारिका में। लठमार होली हो गया, कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना और नंदगांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में। ठीक है, लठमार होली मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जिला एक शहर है। देखिए, कादरी गोपालनाथ का संबंध, कादरी गोपालनाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? सैक्सोफोन से कादरी गोपालनाथ का संबंध है, सैक्सोफोन से, ये याद रखना। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? सैक्सोफोन से। निम्नलिखित में से कौन सबसे क्षारीय है? जो सबसे क्षारीय कौन है? तो ये याद रखना, सबसे क्षारीय कौन है? तो इथिल एमीन, इथिल एमीन सबसे क्षारीय है। इसमें से सबसे क्षारीय कौन है? इथिल एमीन। यह अपने इलेक्ट्रॉन युगल को दान करने की एक यौगिक की क्षमता है। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण याद रखना डायरेक्ट। हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी जो शताब्दी ईस्वी में जो हुआ था, महान शासक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सब साम्राज्य, किस साम्राज्य का सबसे महान शासक है? जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है किस साम्राज्य का है? तो याद रखना है गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन का। एक मिनट ये आगे बढ़ के 1 मिनट। गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन सा साम्राज्य का? तो ये सातवाहन का है। देखिए, याद रखना, सात करनी है, सात से सातवाहन। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का सबसे महान शासक है, याद रखना है ये सातवाहन का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? पोपिर, पोपिर जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। पोपिर, पोपिर जो नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, पोपिर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पोपिर। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य पर शासन किया है, जो अब भारत के दक्कन क्षेत्र में है। भारत के दक्कन क्षेत्र में है। अभी दक्कन क्षेत्र में कौन से मिट्टी पाई जाती है? अभी पढ़ा है तो काली मिट्टी। उन्हें सातवाहन राजवंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है, सातवाहन साम्राज्य का। उन्होंने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया है। वो 23वें सातवाहन शासक थे। कितने नंबर के सातवाहन शासक थे? 23rd नंबर का। गौतमीपुत्र सतकर्णी की जानकारी उनके सिक्के, सातवाहन शिलालेखों और कई पुराणों मिली राजवंशावली से ली गई है। ठीक है, इनमें से सबसे प्रसिद्ध उनकी माँ गौतमी बालश्री का नासिक प्रशस्ति शिलालेख, जो प्रशस्ति शिलालेख है, उनसे मिलता है। सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। अलग अलग समय में उनका शासन आधुनिक गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से तक फैला हुआ है, ये याद रखना। राजवंश के अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी शहर थे, जिनमें से प्रतिष्ठान पैठन जिसको बोलते हैं, अमरावती था, धारनी कोटा जिसको बोलते हैं, शामिल थे। सिमुक जो है 60 से लेकर 37 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन राजवंश 60 से लेकर 225 ईस्वी तक के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना। गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में दैश साम्राज्य का सबसे महान शासक था, तो सातवाहन का, ये याद रखना। डूरंड कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो ये डूरंड कप है किस खेल से संबंधित है? हाँ, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
आगे देखते हैं। हॉकी के ट्रॉफी या कप, बेटन कप हॉकी से संबंधित है, नेहरू कप, स्टेनली कप हॉकी से सब संबंधित है, आगा खां कप हॉकी से है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। गोल्फ के कप या ट्रॉफी, राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, आइजनहावर कप आदि सब गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट के जो कप या ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एशिया कप, विश्व कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी सब क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन के कप या ट्रॉफी, तो बैडमिंटन के कप कौन सा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप, यूरोपीय कप, मलेशियाई कप, हीरेलेला कप सब बैडमिंटन से संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। हाँ, पहली बार महिला प्रीमियम लीग ने किस स्थान पर शुरू किया, पहली बार जो महिला प्रीमियम लीग है किस स्थान पर शुरू किया गया था, तो महिला प्रीमियम लीग सबसे पहले नवी मुंबई में शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया था, नवी मुंबई में सबसे पहले बार किया गया था। द्वाब, द्वाब शब्द का संबंध किससे है, दो नदियों के बीच की जो एक भूमि होता है उसको द्वाब बोलते हैं। द्वाब किसे बोलते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। निम्नलिखित में से अक्षांशों में कौन सा भारत से होकर गुजरता है, जो भारत से होकर गुजरता है कौन सा रेखा गुजरता है। हाँ, दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं, द्वाब बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट देखते हैं। एक मिनट आगे बढ़ गया, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है, भारत से होकर गुजरता है। हाँ, 2012 में लंदन ओलंपिक में पुरुषों में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक किसने जीता है, तो गगन नारंग ने जीता है। किसने जीता है, तो गगन नारंग ने जीता है। 2012 में लंदन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक किसने जीता है, तो ये गगन नारंग ने जीते हैं। ठीक है। द्वाब तो दो नदियों के बीच की एक भूमि को द्वाब बोलते हैं। अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, जो लता दीनानाथ जो पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, कर्क रेखा तो ये भारत से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से को सम्मानित किया गया था। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो पैसों की मांग क्या होता है, अगर जब ब्याज दर घटे बढ़ेगा तो पैसों की मांग क्या होगा, घटती है। और यदि ब्याज दर बढ़ती है तो पैसों की मांग क्या होता है, घटती है। ये याद रखना, घटती है। ठीक है। कर्क रेखा हो गई जो भारत से होकर गुजरती है। ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है, तो जो कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत निर्देश देती है, तो आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। लू, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं से स्पष्ट होता है, जो लू शब्द है, हाँ धूल, लू शब्द जो है धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना उसको लू बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से शिलालेख एक संस्कृत गद्य भारतीय साइट्स शासक रुद्रदामन द्वारा एक चट्टान पर अंकित किया गया था। ठीक है। वो कौन सा अभिलेख था, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आया था, कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे डिफिकल्ट आए थे। हाँ। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं से स्पष्ट होता है, तो धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना को लू बोलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है, तो वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद जो 360 है वो क्या प्रदान करता है? वो वित्तीय आपातकाल। निदेशक, निदेशक सिद्धांत है गैर नियोजित। निदेशक सिद्धांत क्या है? गैर नियोजित। ठीक है, निदेशक सिद्धांत है गैर नियोजित। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख एक संस्कृत गद्य भारतीय साहित्य साधक शासक रुद्र दामन वन द्वारा एक चट्टान पर अंकित किया गया था? वो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ शिलालेख, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से जो शिलालेख एक संस्कृत गद्य भारतीय साहित्य शासक रुद्र दामन द्वारा एक चट्टान पर अंकित किया गया है? तो जूनागढ़ शिलालेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रतिक्रिया में यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है? वो अपघटन प्रतिक्रिया में हो जाता है। किस प्रतिक्रिया में एक यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है? तो वो अपघटन प्रतिक्रिया है। ठीक है, भारत में संविधान का जो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 2011 में जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिला श्रमिकों की प्रतिशत कितना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो महिला श्रमिकों की प्रतिशत है कितना है? तो 25.6% है। ठीक है, 25.6% है। समान सूत्र लेकिन भिन्न व्यवस्था वाले यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे समान सूत्र बोला जाता है लेकिन भिन्न अवस्था, उसको आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर बोलते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। इल्तुतमिश किस वंश का शासन था? तो गुलाम वंश का। निम्नलिखित में से कौन से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र देव के विरुद्ध युद्ध में उनकी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये किसने था जो अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम सेनापति था? तो ये किसने किया था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। एक ने नेटवर्क इशू थोड़ा सा है। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। पश्चिमी हवाएं किस अक्षांश पर चलती है? जो पश्चिमी हवाएं हैं किस अक्षांश पर चलती है? पश्चिमी हवाएं हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री तक अक्षांश में चलती है पश्चिमी हवाएं। ठीक है, पश्चिमी हवाएं हो गया, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांश में चलती है। यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति जिसे देवगिरी के रामचंद्र के देव के विरुद्ध उसकी सेना का नेतृत्व किया था? वो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। वो कौन था? वो मलिक काफूर था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली थे। ये याद रखना है। वस्तु और सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो अरुण जेटली थे। 1930 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापामारी का नेतृत्व कर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्व कर्ता सूर्यसेन थे। कौन थे? ये सूर्यसेन थे। कौन थे? सूर्यसेन थे। निम्नलिखित, एक मिनट,
निम्नलिखित में से किसने किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना किया? तो ये कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था का प्रशिक्षण किया? वो पंडित बिरजू महाराज थे। टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड का आईपैक नेम क्या है? 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईपैक नेम क्या है? 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया? पंडित बिरजू महाराज ने। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को। पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया? कलकत्ता उच्च न्यायालय को। अब आगे देखते हैं। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश संसद पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के सबसे पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। पीलिया की स्थिति कौन सा अंग प्रभावित करती है? जो पीलिया की स्थिति है वो यकृत प्रभावित करती है। पीलिया की स्थिति कौन सा अंग प्रभावित करती है? वो यकृत प्रभावित करती है। क्या होगा? यकृत। पीलिया किससे प्रभावित करती है? तो यकृत को प्रभावित करती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये 9 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, 9 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल ए बॉक्स पहल लागू की जा रही है, जहां मई से बाढ़ और वर्षा जनित भूस्खलन के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है? तो वो कौन सा है स्टेट? तो वो असम है। असम स्टेट है। देखिए, क्या हुआ था कि असम के जो राहत शिविरों में बाढ़ प्रवाहित हो गया था, बाढ़ ज़्यादा आ गया था, तो बच्चों को आपदा के बीच शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी, ऐसा बोला गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम सरकार इसका सही आंसर है। पल्लव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। जो पल्लव शासक हैं, पल्लव शासकों ने अपने चार्टर जारी करने के लिए प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। ये दूसरा वाक्य क्या है? ममल्लापुरम में शोर मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसका दोनों आंसर सही है। स्वप्रेरकत्व की इकाई है, तो स्वप्रेरकत्व किसकी इकाई है? हेनरी की। स्वप्रेरकत्व किसकी इकाई है? तो हेनरी की इकाई है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें तो कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी शीत पवनें जो है किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो कोरोमंडल तट। ये याद रखना है, ये तो 2 बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला है। उष्मा गतिकी का जो है केल्विन है। और धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। स्वप्रेरकत्व की इकाई है क्या है? हेनरी है। स्वप्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी है। व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरण भुगतान जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत आय में गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में आंतरिक भुगतान जोड़ा जाता है। इसको मिलान करना है। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली किससे संबंधित है? तो सहायक संधि से। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है। ठीक है, तो 1 का 2 इसमें भी है, इसमें भी है।
तो ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। बी का 4 है लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत का संबंधित है, इससे संबंधित है। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बैंटिंग किससे संबंधित है? सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है? तो अंतरण भुगतान जोड़ा जाता है। मॉस और मॉर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? जो मॉस और जो मॉर्केंसिया हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मॉस और जो मॉर्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? जो राजकोषीय घाटे हैं इनका तात्पर्य क्या है? कुल व्यय में माइनस हम कर देंगे राजस्व प्राप्ति, इसमें प्लस रहेगा जो ऋण की वसूली और प्लस में विनिवेश से प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटे में क्या होगा? कुल व्यय में से हम क्या माइनस करेंगे? जो राजस्व प्राप्ति है, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियाँ, ये तीनों माइनस हम कर देते हैं। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में किस दिन पर मनाया जाता है? तो जो गंगा दशहरा है हमेशा 10वां को मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वां महीने पर मनाया जाता है। नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमती कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ आँख के संपर्क के स्थापित नहीं करता है। तो वो मणिपुरी है। कौन है? मणिपुरी। नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमती कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ आँख से संपर्क स्थापित नहीं करता। वो कौन सा है? मणिपुरी है, वो मणिपुरी है। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति, ऋण की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां हम माइनस करते हैं। गंगा दशहरा तो अभी हम पढ़े हैं शुक्ल पक्ष के हमेशा 10वां दिन पर मनाया जाता है, 10वां दिन पर मनाया जाता है। मुगलों की जो राजधानियां कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, प्रथम से लेकर अंतिम तक। जो सबसे पहला कौन था? सबसे पहला ये था, आगरा था। सबसे पहले मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करता था। उसके बाद फतेहपुर सिकरी के बाद लाहौर आया था। उसके बाद ये आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। सबसे पहले आगरा आया था, आगरा के बाद फतेहपुर सिकरी आया था, फतेहपुर सिकरी के बाद लाहौर आया था, लाहौर के बाद शाहजहांबाद आया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, विष्णुप्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा नदी में मिलती है। विष्णुप्रयाग कहाँ मिलती है? अलकनंदा धौलीगंगा नदी में मिलती है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी में मिलती है। नंदप्रयाग कहाँ मिलती है? अलकनंदा और नंदाकिनी नदी में मिलती है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार नदी में मिलती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी में मिलती है। देवप्रयाग, देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी में, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार में, नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी में। न से नंद हो गया, नंदाकिनी हो गया, विष्णु हो गया, धौलीगंगा हो गया। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा में मिलती हैं। उत्तराखंड में 5 श्रद्धा स्थल है, 5 नदियाँ अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती हैं। कौन कौन सा? पवित्र नदी गंगा का निर्माण करती है, उन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। अतः पवित्र नदी गंगा नदी का निर्माण करती है, जिसे हम पंच प्रयाग कहा जाता है। हिंदी में हम पंच का अर्थ 5 है, प्रयाग का अर्थ संगम है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलती है। तो जो कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो कर्णप्रयाग भागीरथी और पिंडार, कर्णप्रयाग भागीरथी और पिंडार में मिलती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है?
तो किसका मिलान सही नहीं है? ये नहीं है, कर्णप्रयाग और भागीरथी प्लस पिंडर, इसका मिलान सही नहीं है। देवप्रयाग में मिलता है तो भागीरथी और अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा में, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा में। ये गलत है। किस योजना के तहत पात्र खाताधारकों में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा प्राप्त है? तो जो कौन सी योजना है? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है इसके तहत खाताधारकों में 10,000 रुपये की और ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुगलों की राजधानियों का सही क्रम, ये तो पढ़ लिए हैं। पहले आगरा था, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लाहौर था, उसके बाद शाहजहांबाद था। ये तो ही पढ़ लिए। संविधान का किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? तो जो कौन सा अनुच्छेद है? ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल 163 है। 163 में ये बोला जाता है कि राज्यपाल को सहायता करना अगर हो तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी है, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। इस आर्टिकल कितना था? 163। आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों को द्वारा राज्यपाल को दी गई ऐसी किसी भी सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। देखिए आर्टिकल 162 क्या बोलता है? राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 क्या बोलता है? राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है। आर्टिकल 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ पे है? वो अरुणाचल प्रदेश है। वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश में। सकार खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह विनोद गनात्रा संगीत कमयाचा संगीत वाद्य यंत्र के महान प्रतिपादक थे। कौन सा? कमयाचा संगीत वाद्य यंत्र का महान प्रतिपादक थे, इसलिए। विनोद गन्नात्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोद गन्नात्रा। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो विनोद गन्नात्रा। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विनोद गन्नात्रा। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का जो भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रोटीन और लिपिड अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो जो अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो अंतःद्रव्य जालिका। साकार खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह कमायाचा संगीत वाद्य यंत्र के महान प्रतिपादक थे। कमायाचा। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में स्वयंकर कौन है? तो जो पेरिस ओलंपिक के स्वयंकर कौन थे? द फ्रीजेस। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का स्वयंकर क्या है? तो द फ्रीजेस।
पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभांकर कौन है? द फ्रीजेस। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे संसद के दो सदनों में पेश किया जाता है, ये सही नहीं है। इसके बारे में सही क्या है तो ये देख लेते हैं। इसे लोकसभा में इसे अपनाने का कारण बताना चाहिए। इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है और इससे नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा की जा सकती है। इसका ऐसे ऐसे ये आंसर क्या है? सही है इस हिसाब से। ये आंसर क्या है? सही है। स्कोरिंग अ कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? तो जो ये किस खेल में? बिलियर्ड्स में उपयोग किए जाते हैं। स्कोरिंग अ कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? तो ये किस में उपयोग किए जाते हैं? बिलियर्ड्स में। महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? जो महाकश्यप के पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप के। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों तक चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व सरकार अंत में अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना है? तो कीर स्टारमर बना है। कौन बना है? कीर स्टारमर बना। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों तक चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना है? तो कीर स्टारमर बना। कीर स्टारमर बना। स्कोरिंग अ कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? तो बिलियर्ड्स में किए जाते हैं। स्कोरिंग अ कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट सब बिलियर्ड्स में उपयोग किए जाते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में पूर्ण वैशाली के चुलावांगा में आयोजित किया गया था। इसके परिषद सावाकामी थे। दूसरी में सावाकामी थे, पहली में महाकश्यप थे। इस अवधि के दौरान शिशुनाग राजवंश के कालाशोक था। ठीक है। बौद्ध अनुयायी स्थारवीरवाद और महासंघिका में विभाजित थे। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। इस परिषद के जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत तीस। मौर्य वंश का अशोक इस काल का राजा था। अशोक क्या था? तीसरी में राजा था। त्रिपिटक का तीसरा भाग अभिधम संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म को दूसरे देशों में फैलाने के लिए मिशनरियों को दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजने का निर्णय लिया था। अब चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है। इसका अध्यक्ष वासुमित्र थे, उपाध्यक्ष पुष्पघोष थे। इस परिषद का शासक कौन था? कुषाण वंश कनिष्क का था। बौद्धों का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में। हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगीति में ही अलग हुए थे। महाकश्यप की जो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, महाकश्यप की उस टाइम पहली बौद्ध संगीति हुआ था, उसी में था महाकश्यप अध्यक्ष था। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पद को हटा सकते हैं, ये तो पढ़ लिए अभी। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सफल मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो कहाँ नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में सफल मिल मजदूरों के लिए किया गया था, ये हड़ताल था। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सफल मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का जो नारा है कब दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा।
जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके कब तक रहा था, 1974 से लेके 1989 तक, 1979 तक रहा था, 1974 से 79 तक रहा था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर राजा राजा चोल ने किया था, राजा राजा चोल ने किया था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल ने किया था। मियाँ तानसेन, मियाँ तानसेन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो मियाँ तानसेन ग्वालियर घराने से संबंधित है। मियाँ जो तानसेन थे वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ है? तो किसके साथ है पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा? आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या दिया नहीं है? स्थानीय सुशासन के प्रावधानों में कर्मकारों की भागीदारी, ये नहीं दिया गया है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया क्या है? तो सबसे पहले काम करने, शिक्षा और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो डीपीएसपी में बोला गया नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, न्यायपालकों का कार्यपालिका से पृथक करना, ये भी दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या दिया हुआ नहीं है? ये दिया हुआ नहीं है हम लोग के पास। क्या दिया हुआ नहीं है? तो जो स्थानीय स्वशासन के प्रधानों में कर्मकारों की भागीदारी, ये नहीं दिया गया, बाकी तीनों दिया गया। तंजावुर के जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजा चोल ने किया था। पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ जुड़ी हुई? तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ। ऑक्टेक्स के न्यूलैंड्स का जो नियम था गुणों में कोबाल्ट और निकेल से मिलता जुलता है। कोबाल्ट और निकेल से मिलता जुलता क्या है? आयरन, Fe। क्या मिलता जुलता है? Fe। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? जो डॉग फिश है ना, वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। डॉग फिश किससे संबंधित है? मत्स्य वर्ग से संबंधित है। किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजा, पल्लव राजवंश, पल्लव राजवंश के द्वारा ही महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है? जो डॉग फिश किससे संबंधित है? मत्स्य वर्ग से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह भारत का सबसे पहला सफल सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश जमींदारों द्वारा जाबरन नील की खेती कराने और किसानों के शोषण के खिलाफ था। सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप चंपारण कृषि विधेयक है का निर्माण, जिससे किसानों को राहत मिली थी। 1920 में इसके बाद ने असहयोग आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, असहयोग आंदोलन भारतीयों से अपेक्षा की गई कि अहिंसक असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में अपनी उपाधियां त्याग दें, अदालतों, चुनावों और विदेशी वस्तुओं जैसी सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करें, साथ ही अंततः करों का भुगतान करना बंद कर दें। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में महात्मा गांधी ने भगदार लिया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में।
दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। वनस्पति वर्गीकरण के पहले व्यापक के प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में एक बनने का श्रेय किस वनस्पति शास्त्री को दिया जाता है तो किस वनस्पति शास्त्री को दिया जाता है जो अगस्त विल्हेम आइक्लोर को दिया जाता है। ठीक है, अगस्त विल्हेम आइक्लोर को दिया जाता है। क्या चीज़ का? वनस्पति वर्गीकरण के पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से बनने का श्रेय किस वनस्पति शास्त्री को दिया जाता है तो अगस्त विल्हेम आइक्लोर को दिया जाता है। अगस्त विल्हेम आइक्लोर को दिया जाता है। वह एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने विकास अवधारणा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नई वनस्पति वर्गीकरण प्रणाली की विकसित की। आइक्लोर प्रणाली ने पौधों के जगत को गैर पुष्प को क्रिप्टोगमाई और पुष्प को फेनेरोगमाई प्रजाति में विभाजित किया गया। जो जोसेफ बैंक्स प्राकृतिक विज्ञान के वनस्पति विज्ञान और संरक्षक हैं। भौगोलिक वनस्पति विज्ञान के जनक जोसेफ डाल्टन हुकर थे। रॉबर्ट ब्राउन ने एक वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने वनस्पति वर्गीकरण में योगदान दिया था। अच्छा, कांस्टेंटन किसका एक मिश्र धातु है? कॉपर और निकेल का। कांस्टेंटन किसका एक मिश्र धातु है? कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है कांस्टेंटन। कॉपर और निकेल का एक मिश्र धातु है। कांस्टेंटन किसका एक मिश्र धातु है? कॉपर और निकेल का एक मिश्र धातु है। हेबर की प्रक्रिया का उपयोग NH3 के संश्लेषण के लिए किया जाता है। हेबर की प्रक्रिया का उपयोग NH3 के संश्लेषण के लिए किया जाता है। हेबर की प्रक्रिया का उपयोग NH3 के संश्लेषण के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? जो भारत में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने? टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं गुरु अंगद, ये वाला देख लेते हैं। 6 श्रेणियों में दिया जाता है। गुरु अंगद वह दूसरे सिख गुरु थे। गुरु अंगद दूसरे सिख गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक देव के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के थे। उन्होंने सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए जाने जाते हैं। एक गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 5 पंथ की शुरुआत करने के लिए भी जाने जाते हैं, ये याद रखना। गुरु पर्व में किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव। गुरु पर्व में किस गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव। गुरु पर्व गुरु नानक देव से संबंधित है। गुरु पर्व किससे संबंधित है? गुरु नानक देव से संबंधित है। यहाँ पे गुरु पर्व किस सिख गुरु से संबंधित है? तो याद रखना गुरु नानक देव से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी जिसे कि माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। टोटल 6 श्रेणियों में भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन है? पहले मेजर ध्यानचंद या खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसको रोलिंग ट्रॉफी जिससे कि MAK ट्रॉफी भी कहा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। उसके बाद शिलप्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? इसको इलंगो आदिकल के द्वारा लिखा गया था, ये याद रखना। इलंगो आदिकल। जो शिलप्पादिकारम है एक तमिल महाकाव्य है, इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। इलंगो आदिकल के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने मंगाया था? हाजी बेगम ने। हॉकी को एशियाई खेलों में पेश कब किया गया था? तो 1958 में टोक्यो में किया गया था। 1958 में टोक्यो में किया गया था। हॉकी को एशियाई खेलों में कब पेश किया गया था? तो हॉकी को एशियाई खेलों में कब पेश किया गया था? तो 1958 टोक्यो में पेश किया गया था। 1958 टोक्यो में पेश किया गया था। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया? जो विकृत गंधिता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 39 ए किसका उल्लेख है? समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? जो 39 ए है उसमें से किसका उल्लेख है? तो इसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता। समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता को प्रदान करना। देखिए, मुगल शासकों के दो महान राजवंश मतलब वंशज थे। अपनी माता की ओर से अगर जाते हैं, वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी के वंशज थे। ठीक है। अपने पिता की ओर से वो ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर, एक चंगेज खान था माता की ओर से और पिता की ओर से तैमूर था, मृत्यु 1404 ईस्वी के उत्तराधिकारी थे। हालांकि मुगलों को मुगल या मंगोल कहलाने पसंद नहीं थे, इसीलिए ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी हुई थी और यह अजेबकों और मुगल प्रतियोगियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर मुगलों को अपने तैमूर वंश पर गर्व था। ठीक है, कम से कम इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें महान पूर्वज 1998 में दिल्ली पर कब्जा किया था। विकृत घनता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। विकृत घनता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। पुरुष हॉकी कप 2023 का शुभांकर किसे नाम कौन थे? तो पुरुष हॉकी जो है 2023 का शुभांकर कौन थे? तो वो ओली थे, ओली। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभांकर का नाम क्या था? तो वो ओली था। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभांकर कौन थे? ओली थे। किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। एक जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी JNMDA कहाँ पे स्थित है? तो ये इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इम्फाल में स्थित है। अकबर का शाही राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? कलानौर में। अकबर का जो शाही राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? कलानौर में किया गया था। अकबर का जो शाही राज्याभिषेक कहाँ किया था? कलानौर में किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो SS दुबे को। 28 नंबर का जो नियंत्रण महालेखा कौन था? S दुबे था। वो कौन था? S दुबे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S दुबे था क्या? 28वें नंबर का जो महालेखा नियंत्रक कौन था? वो S दुबे था। आगे देखते हैं। ये इम्फाल में स्थापना हुआ था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी का स्थापना कहाँ हुआ था? वो इम्फाल में हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 ईस्वी में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में शुरू हुआ था। मध्याह्न भोजन वर्ष योजना कब? 1995 में शुरू हुआ था। विश्व में अधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा? तो मृत सागर। सबसे ज़्यादा जो लवणता वाला जो समुद्र है वो मृत सागर है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला समुद्र कौन है? वो मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर है। निम्नलिखित में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। पंडित रविशंकर को भारत रत्न ने किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो 1999। पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1999 को सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो जो आर्टिकल 124 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 124 याद रखना। जो जॉन डाल्टन, वो एक अंग्रेजी रसायनज्ञ थे। कुछ प्रतीकों को लागू करने वाले रासायनिक तत्वों को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करके आवर्त सारणी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना और समझना आसान हो जाता था। जो गैडोलीनियम का रासायनिक प्रतीक जीडी है। गैडोलीनियम का परमाणु क्रमांक 64 है। गैडोलीनियम का परमाणु क्रमांक 64 है। चांदी का जो रासायनिक प्रतीक एजी है, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है। शीशा का पीबी है, ये इम्पोर्टेंट है। सोने का प्रतीक क्या है? एयू। सोने का प्रतीक एयू है, ठीक है। सोने का प्रतीक क्या है? एयू। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 124। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध 124 से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 ईस्वी का हुआ था। 23 जून 1894 ईस्वी में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 ईस्वी में। ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 23 जून 1894 ईस्वी में गठन हुआ था। आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व के साथ क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्वों को क्षारीय। डूरंड कप। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये याद रखना है। 1 मिनट। ये हो गया पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है, ये याद रखना है, ठीक है। ग्रुप नंबर कहाँ कहाँ से, ये टोटल आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। बेरिलियम का परमाणु क्रम 4 है, बी सिंबल है। मैग्नीशियम का 12 है। कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम का 38, बेरियम का 56, रेडियम का 88, ठीक है। फाइन लेग। जो फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से जुड़े हैं? ये तो सबको पता होगा। फाइन लेग, मिड विकेट, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। गली, मिड विकेट, फाइन लेग, गली, मिड विकेट किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि, जल वितरण संधि, जल वितरण संधि, जल वितरण संधि है। सिंधु जल संधि भारत और सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच में है? तो सिंधु जल संधि तो ये तो अपना पाकिस्तान के बीच में है, बगल वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत ने मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF के विश्व कप 2022 में पदक जीते हैं। तो टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। भारत ने मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में विश्व कप में 2022 में टोटल 7 पदक जीते हैं। ये तो ओल्ड क्वेश्चन CGL में पूछा गया था। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान वाद्य यंत्र सरोद से संबंधित है। अमजद अली खान वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विदेशी प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है? विदेशी प्रत्यक्ष रूप से हम किससे समझ सकते हैं? भारत, 1 मिनट। भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाले जो कोई विदेशी इकाई को हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यों, विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन, जैसे संसद के दोनों सदन में लोकसभा होता है, प्लस में राज्यसभा होता है, प्लस
राज्य के विधानसभाओं के निराश्रित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना, राष्ट्रपति में पहला लोकसभा होगा, उसके बाद राज्यसभा आएगा, फिर राज्यसभा के बाद राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये 3 को याद रखना, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, आगे देखते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है। प्रत्यक्ष विदेशी युद्ध संबंध भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाले कोई विदेशी इकाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो ग्राम सभा के 243A में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो 243A में। ठीक है, कौन सा? 243A में याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के गठन का 243 के ए से संबंधित है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। तमिलनाडु से भारतनाट्यम में कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिय असम का, मणिपुरी मणिपुर से है, केरल का मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नृत्य रूप से मोहिनी अट्टम का उत्पत्ति केरल में हुआ था। मोहिनी अट्टम का जो उत्पत्ति कहाँ हुआ था? मोहिनी अट्टम का केरल से संबंधित है। ठीक है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। शिशुनाग वंश, ये याद रखना, शिशुनाग का संबंधित है कालाशोक से। शिशुनाग का संबंध कहाँ? कालाशोक से। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, नंद राजवंश, नंद राजवंश का संबंधित है महापद्मनंद। और मौर्य वंश का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से, और हर्यक राजवंश बिंबिसार से संबंधित है। ये याद रखना। एक मिनट, नंद हो गया महापद्मनंद, मौर्य वंश हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग हो गया, शिशुनाग किससे संबंधित है? फिर हर्यक हो गया बिंबिसार से, शिशुनाग हो गया कालाशोक से। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जंतु है? छिपकली जो है शीत रक्त वाला जंतु है। शीत रक्त वाला जंतु छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जंतु है? छिपकली। शीत रक्त वाला जंतु है छिपकली। सतवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? सतवाहन का सिमुक, से सिमुक हो गया सतवाहन राजवंश। सतवाहन राजवंश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? सिमुक, सतवाहन का सिमुक है। हरेला फसल कटाई है किस राज्य में मनाया जाता है? जो हरेला फसल कटाई है उत्तराखंड में। हरेला उत्तराखंड में मनाई जाती है। फसल कटाई का एक त्यौहार है, उत्तराखंड में मनाई जाती है। हरेला कहाँ? उत्तराखंड में। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। अन्नामुलाई जो चोटी है भारत के किस राज्य में है? केरल में। अन्नामुलाई चोटी है भारत के किस राज्य में? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई चोटी केरल में। अन्नामुलाई चोटी कहाँ पे? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुलाई, केरल में है। स्त्री पुरुष तुलना में नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे के द्वारा। ताराबाई शिंदे के द्वारा क्या लिखा गया है? तो स्त्री पुरुष तुलना में नामक पुस्तक है। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक है जो पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है। कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित है? कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित है? जो कृष्णराव पंडित है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। कृष्णराव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित है। कृष्णराव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित है। कृष्णराव पंडित ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक है, ग्वालियर घराने से संबंधित है। हाँ, भारत के इतिहास
के संदर्भ में मजनू शाह भाव की पाठक और देवी चौधरी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हैं? इतिहास के संदर्भ में जो मजनू शाह 1763 से 1800 का सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। मजनू शाह भाव की पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है, किस घराने से जुड़ी है? तो 1763 से 1800 का सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में यात्रियों राजदूतों की भारत यात्राओं के कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज। सबसे पहले कौन आए थे? एक मिनट, देखिए सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे, ठीक है, सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे। और मेगास्थनीज के बाद कौन कौन सा आए थे? तो फहियान आए थे। कौन आए थे? फहियान आए थे। मेगास्थनीज के बाद फहियान आए थे। फहियान के बाद कौन आए थे? तो हिंसांग आए थे। फहियान के बाद हिंसांग आए थे। हिंसांग के बाद कौन आए थे? इत्सिंग आए थे। याद रखना है, याद रखना। सबसे पहले मेगास्थनीज के बाद फहियान, फहियान के बाद हिंसांग, हिंसांग के बाद इत्सिंग आए थे। ये याद रखना है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? जो कावेरी नदी है कौन से राज्य से होकर से गुजरती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। कावेरी कहाँ से होकर गुजरती है? तक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। कावेरी तक कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। ये याद रखना है। रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना 15वां चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर? तो जो बारूसिया डॉर्टमंड को हराकर रियल मैड्रिड ने 15वां चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है, ठीक है। रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर? तो बारूसिया डॉर्टमंड को हराकर। भारत के इतिहास के संदर्भ में मजनू शाह भवानी पाठक और देवी चौधरी किस घटना से जुड़े हैं? तो 1763 से 1800 ईस्वी का सन्यासी विद्रोह से जुड़े हैं। ये याद रखना, सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। कलकत्ता पतन भारत का एकमात्र नदीय पतन है। कलकत्ता पतन नदीय पतन है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती पतन है। ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें क्या है? दोनों सही है। ये भी सही है। ये तो सबसे पहले बोले थे मेगास्थनीज आए थे, फिर फहियान आए थे, फिर हिंसंग आए थे, लास्ट में इत्सिंग आए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रबाबू नायडू ने ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ लिए हैं। भारत के संविधान का 52वां संविधान सबसे अधिक संबंधित है। तो जो राजनीतिक दल विरोधी प्रावधान 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संशोधन राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में विचार करना। बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से गलत है। अश्वघोष का संबंध कनिष्क, ये सही है। अश्वघोष का संबंध कनिष्क से। भारवी का संबंध, ये भी गलत है। इसका आंसर केवल 2 होगा। बाणभट्ट का संबंध सिर्फ है। इंदिरा आवास योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय के द्वारा होता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंदिरा आवास योजना के संचालन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इंदिरा आवास योजना के संचालन निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है किससे सबसे अधिक से संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित। राजनीतिक दल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। बाणभट्ट अश्वघोष से संबंधित नहीं है। अश्वघोष कनिष्क से संबंधित है, ये सही है।
और जो भारवी है समुद्र गुप्त से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर केवल दो होगा, अश्वघोष का संबंध कनिष्क से है। हाँ, कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? जिसमें बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है? प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, मलेरिया परजीवी है इसके कारण नहीं होता। जो टाइफाइड और प्लेग आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो प्लेग होता है, टाइफाइड होता है। इसका आंसर 1 और 2 होगा। वह ऊतक जिसकी बाह्य सतह पर सिलियाँ होती है और उस जिसकी गति की बलगम को आगे बढ़ाती है, वह कौन सा स्तंभाकार ऊतक है? कौन सा ऊतक है? स्तंभाकार ऊतक है। वह कौन सा ऊतक है? बाह्य सतह पर सिलियाँ होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है, वह कौन सा ऊतक है? स्तंभाकार ऊतक है। ये याद रखना है। प्लेग प्लेग का जो कारक है वो यार्सिया या बेसिलस पेस्टिस है, ठीक है। लक्षण क्या है? शरीर में तीव्र दर्द, आंखों का लाल होना, शरीर के तापमान में वृद्धि। प्लेग का बचाव क्या है? सल्फर दवाओं और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग। टाइफाइड क्या है? साल्मोनेला एक कारक है, साल्मोनेला है, इस कारण से होता है। तीव्र बुखार होता है, कमजोरी होता है, पेट दर्द, भूख न लगना होता है, टाइफाइड का बुखार है। एक संक्रमित व्यक्ति से अलग रहना चाहिए। टाइफाइड में मलेरिया का प्लाज्मोडियम कार्यवाहक इसका क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का लक्षण कंपकपी, बाली ठंड, मतली, उल्टी भी होता है। साफ सफाई बचाव क्या करना? साफ सफाई में रहें, कपड़े से दूर, पुराने कपड़े से दूर रहें, गंदे कपड़े से, मच्छररोधी लोशन और कॉइल्स वगैरह जलाएं। क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम से होता है। इसका लक्षण कमजोरी, ऊतक और अंग की मृत्यु का कारक है। एक संक्रमित व्यक्ति से अलग रहना चाहिए। 2025 के 2025 के बेलगेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? जो सोर्स कोड उसका नाम है, ठीक है। सोर्स कोड उसका नाम है। बिल गेट्स की घोषित पुस्तक का नाम क्या है? सोर्स कोड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित है? जो हैलोजन समूह से संबंधित है वो कौन सा तत्व है? हीलियम। हीलियम जो है हैलोजन समूह से संबंधित है, हीलियम। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? जो बस में बैठे यात्री होंगे बाईं ओर झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उत्प्रेषण, सर्टियोरी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? उसका उत्प्रेषण, जिसको हम सर्टियोरी बोलते हैं। इसका सही आंसर सर्टियोरी होगा। सूचित होना या प्रमाणित होना, सर्टियोरी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? हीलियम। हीलियम हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर मोड़ लेती है तो बैठे यात्री किधर झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो नई आर्थिक नीति है ऊपर के से तीनों है। उदारीकरण भी है इसमें था, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसमें तीनों है। जो देखिए 1991 का जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म था, का जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म था उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ था। सबसे पहले स्ट्रक्चरल था, उसके बाद स्टेबिलाइजेशन हुआ था। उसमें स्टेबिलाइजेशन मेजर हुआ था, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था इसमें। देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था, जैसे कि इसमें 3 टाइप्स हो गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। जैसे कि हो गया प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन के बाद लिबरलाइजेशन हो गया, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब जो जो इसका जो लिबरलाइजेशन हुआ था इसमें बहुत सारे हुए थे। डेरेगुलेशन हो गया था, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स आया था, फॉरेक्स रिफॉर्म्स आया था, ट्रेड पॉलिसी, इसमें बहुत सारे आए थे।
तो यही बोला गया 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक मुख्य विशेषता क्या था? इसमें उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण था। 1991 में शुरू की नई आर्थिक मुख्य रूप से विशेषता किसका था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों का था। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब समीउल्लाह खान ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ बनते हैं? तो नागालैंड में, हॉर्नबिल नागालैंड में, ये तो पहला सही है। हॉर्नबिल नागालैंड में। अम्बुबाची तो पता है सबको, असम में बनता है। पुथुंडू तमिलनाडु में, पुथुंडू तमिलनाडु में। इसका मतलब ऑल एबव आर ट्रू। हॉर्नबिल नागालैंड में, अम्बुबाची असम में, और पुथुंडू तमिलनाडु में। सभी सही हैं, ये सही है तीनों इसमें। 1930 के दशक में शुरुआत आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में विचार करना। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए। गोलमेज सम्मेलन, इसमें सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद हुआ था कम्युनल अवार्ड। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में, आसपास 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट देखिए, पूना पैक्ट हो गया 1932 में। प्रथम गांधी इरविन समझौता 1931 में। गोलमेज सम्मेलन 1930 में, ठीक है। कम्युनल जो अवार्ड हुआ था ये भी 1932 में हुआ था, अगस्त में लेकिन हुआ था ये, ठीक है। और ये सितंबर में हुआ था, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय, स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय, स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आखिर प्लास्टिक कवर का, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं विद्युत का कुछ अलग होते हैं, हम इसलिए उपयोग करते हैं। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए हम प्लास्टिक कवर का उपयोग क्यों करते हैं? कि प्लास्टिक विद्युत का कुछ अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था, इसी घटना के दौरान। गुलमर्ग कर्नाटक में बहमानी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुलबर्ग कर्नाटक में बहमानी स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली की प्रतिनिधित्व करते हैं। गुलबर्ग कर्नाटक और बहमानी में दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। नुआखाई एक फसल उत्सव है। नुआखाई फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में घोषित की है? तो $1 मिलियन, $1 मिलियन। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में घोषित की है? तो $1 मिलियन। नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। प्रधानमंत्री जो मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए कितने $1 मिलियन की राशि अनुदान किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इतना वीडियो। अगर ये पार्ट 2 अभी 9 सितंबर से लेके 10 सितंबर की सारे एनालिसिस कर दिए, ठीक है। सारे एनालिसिस हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद हम टोटल लाएंगे वीडियो एक, उसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सबका एनालिसिस कर देंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।